नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न साइंस के हम जो कि आपके मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड हैं वो करा रहे हैं डेली। तो हम इसका चैप्टर देख रहे हैं लाइट, जो कि आपका चैप्टर नंबर 6 है, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे 20 प्रश्न और जो पार्ट होगा वो हमारा होगा पार्ट नंबर 24। इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर जो है वो 23, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो जो है मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको सुपर टेट और इसकी दोनों की मिल जाएगी, जहाँ पर अलग अलग आप देख सकते हैं इससे पहले के सभी पार्ट। वीडियो हम देखते हैं डेली दोपहर 3 बजे, तो लाइव आकर भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। प्रश्न मैंने क्या पूछा था कि निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। 4 ऑप्शन भी दिए थे आपको, हरा प्रकाश, नीला प्रकाश, लाल प्रकाश या पीला प्रकाश। आपको बताना था कि इनमें से कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी नीला प्रकाश बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें आप कह सकते हैं उच्चतम ऊर्जा होती है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अब अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो इस वीडियो का आपका पहला प्रश्न है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है किस माध्यम से किस माध्यम में, उस पर बेस्ड 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जल से कांच में, हीरे से कांच में, या वायु से जल में, या वायु से कांच में। 4 ऑप्शन है। तो बताना है आपको कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटना है वो इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन बी हीरे से कांच में बिल्कुल सही हो जाएगा। और प्रकाश का जो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, आप इसे परिभाषित किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि सघन माध्यम से लेकर आपका जो विरल माध्यम है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई कोई प्रकाश की किरण के जो आपतन कोण होता है उसका मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है। तब क्या होता है, तब वो जो किरण होती है वो वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी को हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नाम से जानते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, ध्यान रखिएगा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आपका हीरे से कांच में बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। और दूसरा कह रहा है कि उसमें अति उच्च पारदर्शिता होती है। तीसरा कह रहा है कि वह बहुत कठोर होता है। और चौथा कह रहा है कि उसके सुनिश्चित विदलन तल होते हैं। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। उचित रीति से कटे हीरे की जो असाधारण चमक होती है उसका आधारभूत कारण या रीजन क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा सही होगा। तो पहला आपका बिल्कुल सही होगा कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक जो है उसके कारण ऐसा होता है। ध्यान रखिएगा, इसको सिंपल सी भाषा में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, यही इस रीजन जो है आपका होता है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि जल में वायु का एक बुलबुला कार्य करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत से कॉम्पिटेटिव लेवल में पूछा जाता है, इसको तो आपको एकदम रटा होना चाहिए। 4 ऑप्शन है, अवतल लेंस जैसा व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस जैसा करेगा, अवतल दर्पण जैसा करेगा या उत्तल लेंस जैसा करेगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको। जल में वायु का एक बुलबुला कार्य करेगा किस प्रकार से, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका पहला ऑप्शन अवतल लेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। अवतल लेंस जो है इसका जो साधारणतः आप यूज़ देखते हैं तो चश्मों में किया जाता है, जो टेस्टेड वाले चश्मे होते हैं उसमें अवतल लेंस जो है इसका यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं चौथा, इसी पर बेस्ड प्रश्न है आपका कि पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। प्रश्न देखिए, पूछने का तरीका बदल दिया गया, बाकी प्रश्न आपका वही है। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या अवतल लेंस। एक चीज प्रश्न में ध्यान दे रहे हो तो अवतल के साथ दर्पण भी लिखा है, अवतल के साथ लेंस भी लिखा है। बस प्रश्न में जब पेपर में पूछा जाता है तो आप बस यहीं पर गलती करते हैं। आपको अवतल तो पता होता है क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया,
और थोड़ा सा आपने उसमें ध्यान नहीं दिया तो आप यहाँ पर अवतल लेंस की जगह दर्पण को टिक कर देते हैं, आप गलत हो जाते हैं। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, यानी कि अवतल लेंस जो है आपका सही हो जाएगा। तो पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे अवतल लेंस करता है, और इसी प्रकार पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है उस पर बेस्ड भी आपका प्रश्न आता है, तो वो भी आप कह देंगे अवतल लेंस सही होगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं कि जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। अब यहाँ पर प्रश्न तो उसी प्रकार से पूछा गया पर ऑप्शन सारे बदल दिए गए हैं। अभिसारी लेंस जैसा, द्विफेसी लेंस जैसा, अपसारी लेंस जैसा या शंक्वाकार लेंस जैसा। चार ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। यहीं पर आपका उत्तल लेंस और अवतल लेंस का एक्चुअल में आप कह सकते हैं दूसरा नाम लिखा है, बस यही आपको यहाँ पर पहचानना है। तो चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा, यानी कि अपसारी लेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जल के अंदर वायु का बुलबुला मैंने आपको बताया था कि जो अवतल लेंस होता है उसकी भांति कार्य करता है, और अवतल लेंस जो है वो आपका अपसारी लेंस जैसा ही वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस दोनों को उत्तल और अवतल दर्पण से जोड़कर समझना पड़ेगा। एक बार मैं फिर से लाइन से बता देता हूँ। तो जो आपका अभिसारी लेंस होता है ये आप कह सकते हैं उत्तल लेंस जैसा वर्क करता है, और इसके अंदर होता क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि उत्तल लेंस उस पर आपतित जो समांतर प्रकाश की किरणें होती हैं उसको क्या करता है, मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देता है, या कह सकते हैं समेट देता है। तो वो आपका आता है अभिसारी लेंस में। अपसारी लेंस में क्या होता है, जो कि मैंने आपको बताया अवतल लेंस के अंतर्गत। इसमें क्या होता है, इसमें जस्ट आप कह सकते हैं उसका अपोजिट, कि इस लेंस जो है या कह सकती हैं जो लेंस है उस पर आपतित जो समांतर किरणें होती हैं उसको मुख्य अक्ष से दूर फैला देता है, तो इसे हम कहते हैं अपसारी लेंस। कुछ इस प्रकार से इसका चित्र बनता है, जैसे कि आपका अवतल लेंस इस प्रकार से होता है और इससे मुख्य फोकस या फोकल जो पॉइंट होता है उससे इस प्रकार से जो किरणें होती हैं वो फैल जाती हैं। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये आपका इसमें यानी कि अपसारी जो लेंस है इसके अंतर्गत जो है वो होता है। तो ये जो है आपका लोकल पॉइंट हो जाएगा, ये आपका फोकल पॉइंट है, ये जो है आपका फोकल पॉइंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। अच्छा प्रश्न है, चार ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण, ऑप्शन बी बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, ऑप्शन सी विवर्तन और परिक्षेपण, ऑप्शन डी ध्रुवण और व्यतिकरण। चार ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा सही होगा। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। ये आपके तीनों परिघटना कह सकते हैं इसके लिए हो जाएंगी, तीनों नहीं कह सकते हैं, बहुलित परावर्तन तो एक ही चीज़ है और व्यतिकरण अलग है। तो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण साबुन के पतले झाग में चमकदार जो रंग है उनका बनना जो है वो संभव हो पाता है। सातवां प्रश्न देखते हैं कि किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह अपवर्तित करता है, अवशोषित करता है, परावर्तित करता है या प्रकीर्णन करता है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। किसी अपारदर्शी वस्तु का जो रंग होता है उस रंग के कारण होता है जिसे वह, इनमें से बताना है कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न में आपको प्रैक्टिस जो है वो कराता रहूँ। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा सही होगा। तो परावर्तित करता है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यही आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न आठवां। आठवां प्रश्न कह रहा है कि कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। बताना क्या आपको, बताना यह है कि ये होता किस कारण है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, कुछ स्वाभाविक गुण के कारण होता है, इसकी आणविक संरचना के कारण होता है या प्रकाश के अवशोषण के कारण होता है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कि इनमें से कौन सा सही होगा। एक, कटा हुआ हीरा जो है वो जगमगाहट के साथ चमकता है। बताना है आपको कि ये किस रीजन के कारण होता है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो कौन सा सही होगा ऑप्शन ए बी सी डी में से। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो पहला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा,
यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा होता है। यही आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होता है वो मैंने ऊपर प्रश्न बता दिया आपको। नवा प्रश्न देखते हैं कि एक दर्पण जिससे काफी अधिक चौड़े क्षेत्र का अवलोकन होता है अवश्य ही होगा एक नतोदर दर्पण, सादा दर्पण, उन्नतोदर दर्पण या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। एक दर्पण जिससे काफी अधिक चौड़े क्षेत्र का अवलोकन होता है वो इनमें से कौन सा होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा सही होगा। तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उन्नतो दर्पण जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी आपके वन लाइनर वाले क्वेश्चन है इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर की बात यहाँ पर कर रहा हूँ। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न 10 की। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग होता है। अच्छा प्रश्न है, पूछा भी काफी बार जाता है और इसमें या इस पर बेस्ड एम्बुलेंस में आप देखते हैं उल्टा एम्बुलेंस लिखा रहता है तो वो किस कारण लिखा रहता है इस टाइप से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का या गोलीय दर्पण का। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से बात कर लेते हैं। चलिए उत्तर की कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी उत्तल दर्पण बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर यह अवश्य ध्यान रखिएगा कहाँ पर दर्पण लिखा है कहाँ पर लेंस लिखा है। 11 प्रश्न कह रहा है कि मानव दूरी या मानव की सामान्य स्वास्थ्य आंख के लिए एक स्पष्ट जो दृष्टि की न्यूनतम दूरी है वो कितनी मानी जाती है। 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यदि आपको ये देखना है कि आप स्वस्थ हैं आंखों से तो आप एक मिनिमम जो रेंज रखी गई है वहां तक यदि स्पष्ट रूप से देख पाते हैं तो वो आपका जो निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष के आधार पर जो निकाला जाता है उसमें आप जो है वो स्वस्थ पाए जाएंगे। तो उस पर बेस्ड पूछा गया है कि मानव की स्वास्थ्य सामान्य स्वास्थ्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी मानी जाती है। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन डी वाला 25 सेंटीमीटर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक चीज अवश्य ध्यान रखिएगा, जब निकट दृष्टि दोष की बात होती है तो दूर का उसमें स्पष्ट नहीं दिखाई देता है और जब दूर दृष्टि दोष की बात होती है तो उसमें निकट का स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। अगला प्रश्न 12 कह रहा है कि प्रकाश वोल्टीय सेल जो है वो होते हैं, थर्मल सेल होते हैं, सौर सेल होते हैं, सल्फर सेल होते हैं या मोलर सेल होते हैं। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। प्रकाश वोल्टीय सेल जो है वो होते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो चलिए बात कर लेते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। तो आपके यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सौर सेल बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्रकाश वोल्टीय सेल सौर सेल जो है आपके होते हैं। 13 प्रश्न देखते हैं। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। नीला और लाल, बैंगनी और नारंगी, इंडिको और पीला या पीला और बैंगनी। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो चलिए बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में कौन सा सही होगा। तो पहला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि नीला और लाल रंग आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 14। प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि यदि एक वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो उसके प्रतिबिंबों की संख्या जो है वो कितनी होगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि यदि एक वस्तु को दो समानांतर में यानी कि आमने सामने जो समतल दर्पण है उनके बीच रखी जाती है तो उसके जो प्रतिबिंब हैं वो कितने बनेंगे वो यहाँ पर पूछा गया है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर पूछा गया है, एक दर्पण आपका ये है, एक दर्पण आपका ये है और ये दोनों कैसे दर्पण हैं तो समतल दर्पण है। इसके बीच में यहाँ पर आप कह सकते हैं कोई एक वस्तु जो है वो रखी गई है। अब ये पूछा गया है कि ये जो वस्तु रखी गई इसके कितने जो है वो प्रतिबिंब बनेंगे। तो आपको बताना है एक बनेगा, चार बनेगा, दो बनेगा या अनंत बनेंगे। तो ऑप्शन एबीसीडी में कौन सा सही होगा। अनंत आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यही आपका हो जाएगा। ये चीज आप घटना जो है
हेयर ड्रेसर यानी कि जो बाल काटने वाला होता है उसकी शॉप जो होती है उसमें आप देखते भी हैं दोनों साइड शीशा लगा होता है और उसमें आप देखेंगे शीशे के अंदर शीशा इमेज बनती जाती है। तो अनंत जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दैनिक जीवन से जोड़कर देखिए आपको और अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आएंगी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रकाश के एक बिंदु, ये जो है आपका स्रोत लिखा हुआ है, एक बिंदु स्रोत जो है इसको दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न बदल दिया गया, वहां पर वस्तु को लेकर पूछा गया था, यहाँ पर पूछा गया प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को लेकर। और आगे प्रश्न वही है, दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, ऑप्शन ए बी सी डी। तो यहाँ पर भी आपका वही होगा अनंत। आपने चीज को समझ लिया है तो बाकी आपको कोई कंफ्यूज नहीं हो रहा होगा। वस्तु हो या प्रकाश का एक बिंदु स्रोत हो, आपके प्रतिबिंब जो है वो अनंत बनेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है। प्रश्न मैंने अभी आपको कराया था, बस प्रश्न वहां पर कैसे अलग तरीके से पूछा गया था। वहां पर क्या पूछा गया था, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण यूज होता है। यहाँ पर क्या पूछा गया, वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को, पृष्ठ मतलब आप कह सकते हैं पीछे भाग, दृष्टि मतलब देखने के लिए, दर्पण तो दर्पण होता ही है, यानी पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण यूज होता है मैंने आपको बताया था। ऑप्शन एबीसीडी में से जल्दी से छाटिए कौन सा सही होगा। लगभग मैं 5 से 10 सेकंड समय आपको अवश्य दे रहा हूँ ताकि आप भी सोचें, अपना भी दिमाग लगाएं, आप सही उत्तर यहाँ टिक लगाएं। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन ए उत्तल दर्पण यहाँ भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 17। प्रश्न क्या कह रहा है, कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है। 4 ऑप्शन है। अब यहाँ पर एक और वर्ड बदल दिया गया है, दृश्यावलोकन लिख दिया गया है। अब आपको बताना है बेलनाकार दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या समतल दर्पण। अब एक ही प्रकार के मैं प्रश्न आपको बार बार अलग अलग तरीके से इसलिए करा रहा हूँ कि चीजें कई बार क्या होता है आपको आती तो होती हैं पर आप समझ नहीं पाते हैं प्रश्न में क्या पूछा गया है। देखिए स्टार्टिंग में आपका जो आया था उसमें सीधे सीधे पूछ लिया गया था कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए, तो आपको समझ में आता है कि साइड में मिरर लगा होता है, कार में सेंटर में लगा होता है, वो आप जो मिरर होता है वो कौन सा होता है, उत्तल दर्पण होता है। फिर उसी को और दूसरे तरीके से पूछा गया कि वाहनों में पृष्ठ दृष्टि यानी कि पीछे देखने की जो दृष्टि या दृष्टि मतलब देखने के लिए दर्पण कौन सा यूज होता है, तो वहां भी आप समझ गए कि वहां पर प्रश्न को घुमाया गया परंतु होगा आपका उत्तल दर्पण। यहाँ पर भी क्या कर दिया गया, यहाँ पर एक और नया वर्ड यूज कर दिया गया दृश्यावलोकन। तो क्या प्रश्न बदल गया, प्रश्न नहीं, प्रश्न वही है, बस शब्दों का हेर फेर है। यहाँ पर भी कौन सा उत्तर सही होगा, उत्तल दर्पण ही आपका सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 18। प्रश्न क्या कह रहा है, आकाश नीला लगता है क्योंकि। पहला कह रहा है लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती हैं इसलिए। दूसरा कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है इसलिए। तीसरा कह रहा है कि नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही है इसलिए। यह वायुमंडल जो है वो दीर्घ तरंग दैर्ध्य को लघु तरंग दैर्ध्य की अपेक्षा अधिक अवशोषित करता है इसलिए। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि आकाश नीला लगता है, इसका रीजन जो है वो क्या होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से छांटना है आपको कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो लघु तरंग है वो दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती हैं। तो यही रीजन होता है आपका आकाश नीला लगने का। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद एक प्रश्न आपसे भी हम पूछेंगे। वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, थोड़ा भी आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, डायरेक्ट भी बालाजी स्टडी अड्डा टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं सर्च करके। प्रश्न 19 देखते हैं, CFL की फुल फॉर्म आपको बतानी है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सेंट्रली फिक्स्ड लैम्प, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प, केमिकल फ्लोरेसेंट लैम्प या कंडेंस्ड फ्लोरेसेंट लैम्प। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से CFL जो है उसकी फुल फॉर्म जो है वो इनमें से कौन सी सही होगी। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से छांटना है आपको कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं
उत्तर की, तो आपका ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा? आपका यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और CFL की जगह आप देखते हैं, आप जो LED बल्ब हैं उन्होंने ले लिए, तो LED की भी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। LED की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड। एमिटिंग की स्पेलिंग क्या होती है? EMITTING। एमिटिंग और डायोड की तो आप जानते हैं DIODE। लाइट एमिटिंग डायोड जो है इसकी फुल फॉर्म होती है यानी कि LED की। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, CFL की फुल फॉर्म। चलिए देखते हैं अब अपना वो प्रश्न। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न क्या है कि जो प्रकाश की गति है वो किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी, ये आपको बताना है। अधिकतम के संबंध में एक बार मैं आपको प्रश्न करा चुका हूँ, पर यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न बदल दिया मैंने। और प्रश्न को ध्यान से समझिए और बताइएगा उत्तर में कि निर्वात में होगी, कांच में होगी, जल में होगी या वायु में होगी। ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा? प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। आंसर हम देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। इसी के साथ हमारा पार्ट समाप्त होता है आज का। कंप्लीट प्लेलिस्ट अदर आपको इसी प्रकार चैप्टर वाइज प्रश्न देखने हैं, सुपर टेट के, साइंस के, सोशल साइंस के, सभी प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगी। फिर भी यदि आपको ना मिले तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो दे दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।